हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसे प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, डबल नेचर होता है, उसी के आधार पर आज हम लोग मैटर यानी कि द्रव्य का द्वितीय प्रकृति यानी कि द्वितीय ना डबल नेचर पढ़ेंगे यानी कि द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे। ठीक है। जिस तरह से प्रकाश का दोहरा व्यवहार होता है, कभी कभी तरंग की तरह, कभी कभी पार्टिकल की तरह, उसी तरह से जितने भी मैटर्स होते हैं यानी कि द्रव्य होते हैं जो आसपास आप लोग देखते हैं, जानते हैं द्रव्य किसे कहते हैं कि वो जो आँख से दिखाई देता है, जिसमें भार होता है, जिसको हम छू करके स्पर्श करके यानी अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा उसकी पहचान कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें मैटर्स में आती हैं, मतलब मैटर हैं, द्रव्य हैं। उन सब के साथ भी अगर वो मूव करते हैं तो एक वेव एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर का भी दोहरी प्रकृति होता है। वो पार्टिकल की तरह व्यवहार तो करता ही करता है, साथ में वेव की तरह से भी व्यवहार करता है। जैसे लाइट का बिहेवियर कैसा था, लाइट का बिहेवियर था वेव वाला। तो जब लाइट वेव थी तो वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती थी। उसी तरह से मैटर क्या है, पार्टिकल है। तो जब वो पार्टिकल है तो उसी के आधार पर ये कहा गया कि वो वेव की तरह भी व्यवहार कर सकता है। ऐसा कहने वाला जो शख्स थे उनका नाम है डी ब्रॉगली, जिसको डी ब्रॉय के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दिया था सन 1924 में। और ठीक प्रकाश के दोहरी प्रकृति के आधार पर ही उसने कहा कि मैटर में भी ड्यूअल नेचर होता है। वो पार्टिकल के साथ साथ वेव की तरह भी व्यवहार कर सकता है। उसने अपनी हाइपोथेसिस दी और एक मैथमेटिकल फार्मूला भी दिया जिससे उसकी तरंग दैर्घ्य की गणना की जा सकती है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसके बाद डुअल नेचर ऑफ मैटर। डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस की क्या थी, उसने फार्मूला क्या दिया था, और हम जो है इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल लेकर के उसके डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के आधार पर एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है, फोटॉन है, उसकी जो है हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके आधार पे न्यूमेरिकल भी उस फार्मूले पे बहुत आते हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले आज जो है नए साल 2021 में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। उसका आज पहला दिन है, तो इसलिए नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। और मैं ईश्वर से यही कामना करूँगा कि आप लोगों का जो भविष्य है वो उज्जवल हो और आप आगे चलकर नई नई ऊंचाइयाँ छुएं और कामयाबियों को हासिल करें। तो इसी विश के साथ चलिए शुरू करते हैं प्रकाश की द्वैती प्रकृति एंड डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसको आप पढ़ चुके हैं ना। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैती प्रकृति, द्वैत प्रकृति। ठीक है ना। द्वैत मतलब डुअल, मतलब दोहरा व्यवहार। ठीक है। प्रकाश का दोहरा व्यवहार। ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग काफी चर्चा जो है कर लिए हैं। ठीक है। तो क्या है कि प्रकाश में होने वाली कुछ घटनाएं हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वो जैसे कहा जाए परावर्तन है, अपवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवण है, विवर्तन है। ये सारी घटनाएं जो हो जिनकी व्याख्या हम कर सके वो लाइट को वेव मानकर यानी प्रकाश को वेव मानकर ही इनकी व्याख्या की जा सके। और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कॉम्पटन प्रभाव, विकिरण है ना, कृष्णिका विकिरण जिसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इनकी व्याख्या करने के लिए लाइट को पार्टिकल माना गया था, कण माना गया था फोटॉन के रूप में। तो लाइट को पार्टिकल मानकर ही इनकी सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। तो इस तरह से साबित होता है कि प्रकाश में की द्वैत प्रकृति होती है।
वो वेव के साथ साथ पार्टिकल का नेचर भी रखता है। लेकिन यह है कि दोनों का व्यवहार एक साथ नहीं होता। जब वो वेव की तरह वेव फॉर्म में हो की तरह व्यवहार करता है तो उस समय हम पार्टिकल व्यवहार नहीं लेते हैं, और जब पार्टिकल की तरह वो व्यवहार करता है तो उसमें वेव वाला नेचर नहीं लेते। यानी एक बार में एक ही नेचर वो प्रदर्शित करता है, रूप प्रकट होता है उसका, एक समय में एक ही रूप प्रकट होता है। प्रकट क्या होता है कि जब हम घटनाओं की व्याख्या करते हैं तो उसमें हम एक ही रूप को मानते हैं, दूसरे को समय ध्यान नहीं देते। ठीक है, यानी एक चीज ये हुआ कि जब ऊर्जा का प्रकाश का ऊर्जा के साथ अन्योन्य क्रिया होती है, ऊर्जा प्रकाश का किसके साथ, ऊर्जा के साथ अन्योन्य क्रिया होती है, तो उस समय प्रकाश को वेव मानकर ही जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे कि परावर्तन, करण है, ध्रुवण है, विवर्तन है, ये सारी जो है वेव मानकर ही उसकी व्याख्या की गई। जब प्रकाश का द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया होती है तो उसको पार्टिकल मानकर ही, है ना, विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसमें क्या होता है, लाइट का द्रव्य के साथ रिएक्शन होता है। और बाकी जो हमने पीछे क्या कहा है उसमें क्या होता है, प्रकाश का ऊर्जा के साथ रिएक्शन होता है ना। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं कि प्रकाश में होने वाली कुछ घटनाएं, प्रकाश में होने वाली कुछ घटनाएं जैसे क्या हो सकती हैं, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण। इतनी घटनाएं हम लोग पढ़ चुके हैं कि सफलपूर्वक व्याख्या है ना, प्रकाश को तरंग मानकर की गई, प्रकाश को तरंग मानकर की गई, है ना, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं। जबकि कुछ घटनाएं जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव, जिसको अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं, तथा कृष्णिका विकिरण इत्यादि की व्याख्या प्रकाश को कण यानी कि फोटॉन, प्रकाश को कण यानी कि वही फोटॉन मानकर की गई है। इस प्रकार प्रकाश में दो तरह के गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकार प्रकाश में दो तरह के गुण विद्यमान होते हैं। इस प्रकार प्रकाश में दो तरह के क्या होते हैं, गुण विद्यमान होते हैं। यानी जब प्रकाश का ऊर्जा के साथ जब प्रकाश का ऊर्जा के साथ अन्योन्य क्रिया होती है, तो प्रकाश को तरंग गति के रूप में
है ना। प्रकाश का तरंग गति के रूप में, प्रकाश को तरंग गति के रूप में, तरंग गति के रूप में, तथा जब प्रकाश का या प्रकाश की द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया होती है तो प्रकाश को पार्टिकल, प्रकाश को कण मानकर ही विभिन्न घटनाओं की व्याख्या की गई, घटनाओं की व्याख्या की गई। ठीक है ना। प्रकाश का यह दोनों रूप एक साथ प्रकट नहीं होता है ना। ये चीज है कि प्रकाश का यह दोनों रूप एक साथ प्रकट नहीं होता है। ठीक है ना। अर्थात एक समय में एक ही रूप प्रकट होता है, अर्थात एक समय में केवल एक ही रूप प्रकट होता है। कहने का मतलब है कि आप एक समय में एक ही रूप मानकर किसी घटना की व्याख्या कर सकते हैं, दोनों रूप मान करके नहीं। जब भी करेंगे तो एक ही रूप। ठीक है। तो ये प्रकाश की दोहरी प्रकृति होती है, क्योंकि उसकी कुछ घटनाएं जो होती हैं प्रकृति में वो लाइट को वेव मानकर की गई, और कुछ घटनाएं ऐसी थी जो लाइट को पार्टिकल मानकर की गई। इसका मतलब है कि लाइट में दो तरह का व्यवहार होता है, नेचर होता है। कभी लाइट वेव की तरह व्यवहार करती है और कभी पार्टिकल की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि कुछ घटनाएं पार्टिकल मानकर उसकी व्याख्या हुई और कुछ घटनाओं की वेव मानकर हुई। इस तरह से दो नेचर होता है। और इसकी तरंग दैर्ध्य आप निकाल सकते हैं, जैसे फोटान आप अभी निकाले हैं कि अगर उसको हम पार्टिकल माने लाइट को, तो उसकी जो वेव लेंथ होती है वो होती है h/p। अभी पीछे आया था। ठीक है ना। h/p, जहाँ पे इसका मोमेंटम होता है, ये वेवलेंथ, ये प्लांक नियतांक। ठीक है। अब हम लोग द्रव्य तरंगे क्या है, डी ब्रॉगली तरंग क्या है ना, या इसी को हम लोग अब पढ़ेंगे द्रव्य की द्वैत प्रकृति, है ना। द्रव्य की द्वैत प्रकृति। ठीक है। हेडिंग रहेगा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, या हम लोग यहाँ पढ़ेंगे द्रव्य तरंगे, है ना, या इसी को हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉगली तरंग, है ना, डी ब्रॉगली तरंग। इन्होंने अपनी एक हाइपोथेसिस दी थी 1924 में। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। तो 1924 में, मतलब लाइट के दोहरे बिहेवियर से प्रभावित होकर इन्होंने एक अपनी हाइपोथेसिस दे दी थी, एक कथन कि मतलब जैसे प्रकाश की तरह, यानी कि जिस तरह से प्रकाश का दो तरह से व्यवहार होता है, उसी तरह से मैटर जो होते हैं, यानी जो द्रव्य हैं, उनका भी डुअल नेचर होता है। उनका भी क्या होता है, डुअल नेचर होता है ना। तो मैटर जो है एज ए पार्टिकल नेचर में होते हैं, तो वो वेव की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो मूव करते हैं तो मूविंग अवस्था में उनके साथ वेव एसोसिएटेड होती है। ये कहना था डी ब्रॉगली साहब का। ये हाइपोथेसिस उन्होंने दी थी 1924 में। प्रभावित हुए थे लाइट के डुअल नेचर से। ठीक है ना, कि जब लाइट में जो वेव थी
वो पार्टिकल की तरह व्यवहार कर सकती है। तो जो पार्टिकल है वो लाइट वेव की तरह व्यवहार कर सकता है। इसी चीज से प्रभावित होकर उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। हो हो क्या सकता है, मतलब उन्होंने कहा ऐसा होता है, और उसके लिए उसकी जो वेवलेंथ उसकी निकालने के लिए एक फार्मूला उन्होंने दिया था। फोटॉन की जैसी तरह से वेवलेंथ निकालते हैं उसी तरह से उसके वेवलेंथ को निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला दिया था। ठीक है। तो इसी बात को हम लोग लिख लेते हैं, है ना। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की द्वैत प्रकृति के आधार पर फ्रांस के वैज्ञानिक डी ब्रॉगली, जिसको हम लोग डी ब्रॉय कहते हैं, है ना, डी ब्रॉगली जिसको कहते हैं, ब्रॉगली, डी ब्रॉय भी कहा जाता है इनको शॉर्ट में। डी ब्रॉगली ने यह बताया कि प्रकाश की भांति द्रव्य के दो रूप होते हैं। द्रव्य के भी दो रूप होते हैं। प्रकाश की भांति द्रव्य के भी दो रूप होते हैं, है ना। उसके भी क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, कण तथा तरंग। कण का रूप तथा तरंग का रूप। कण का रूप तथा तरंग का रूप, माने कण और तरंग दोनों रूप में द्रव्य के भी होते हैं, है ना। अर्थात द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात द्रव्य की भी द्वैत प्रकृति होती है। ये उनकी हाइपोथेसिस थी, परिकल्पना थी, ऐसे ही उन्होंने कहा, है ना, उसके आधार पर। ठीक है। तो लिखेंगे कि डी ब्रॉगली के अनुसार, उन्होंने क्या कहा, डी ब्रॉगली के अनुसार, है ना। डी ब्रॉगली मतलब कहने का मतलब है कि जो वेव एसोसिएट होती है उसके साथ, जब वो मूव करता है एक सीमित स्पीड से, ना उसकी स्पीड जीरो हो ना इनफाइनाइट हो, ना जीरो हो ना इनफाइनाइट हो, जीरो इनफाइनाइट के बीच में हो, अगर वो सीमित चाल से अगर मूव करता है, गतिमान होता है, तो उसके साथ एक हमेशा एक वेव जुड़ी रहती है, एक संबंध होती है, एसोसिएट होती है, और उसी वेव को उन्होंने कहा ये द्रव्य तरंग है। और उनके नाम के आधार पर, मतलब उनके कथन के आधार पर जो उन्होंने कहा, उनके नाम को भी, उसी द्रव्य तरंग को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, और उसकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो लिखेंगे कि जब भी कोई द्रव्य कण, जब भी कोई द्रव्य कण, जैसे इलेक्ट्रॉन, फोटॉन हो सकता है, नहीं फोटॉन नहीं, प्रोटॉन कह सकते हैं आप। फोटॉन में तो मास जीरो होता है, रेस्ट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहते हैं, है ना। गतिमान होता है या गति अवस्था में होता है, गतिमान होता है तो उसके साथ हमेशा एक तरंग संबद्ध होती है, तो उसके साथ हमेशा एक तरंग संबद्ध होती है। ठीक है ना। तरंग क्या होती है, संबद्ध होती है। इस तरंग को द्रव्य तरंग, इस तरंग को
को द्रव्य तरंग या उसी को डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं तथा इसकी तरंगदैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। अब उन्होंने ये उसका स्टेटमेंट था, ठीक है ना, कि ऐसा होता है, हो सकता है। डी ब्रॉगली के अनुसार उन्होंने कहा कि यदि कोई द्रव्य कण हो जिसका द्रव्यमान यम हो और v वेग से गतिमान हो, ठीक है ना, तो डी ब्रॉगली के अनुसार यदि कोई द्रव्य कण जिसका द्रव्यमान स्मॉल m हो तथा v वेग से गतिमान हो तो फोटान के समान ही, कहने का मतलब फोटान, अभी हमने कहा था कि तो फोटान के समान उस कण से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p यानी h/mb होती है। लैम्डा बराबर h/p बराबर h/mb होती है। mb क्या है? उस द्रव्य कण का मोमेंटम है। अगर कोई कण है उसके साथ उसका मास है, v वेग से मूव कर रहा है, तो उसके साथ एक मोमेंटम एसोसिएट हुआ, यानी उसका एक मोमेंटम होता है, और जिस द्रव्यमान का मोमेंटम होता है वो किसी चीज से टकराता है तो उसको एक फोर्स लगा सकता है, उसके चोट पहुंचा सकता है, तो वो उसके मोमेंटम के कारण होता है। तो इस फार्मूले से आप देख सकते हैं कि अगर कोई कण है जिसका मोमेंटम होगा, और मोमेंटम उसी का होता है जिसका द्रव्यमान होता है, यानी कि मोमेंटम पार्टिकल का होता है, ना कि एनर्जी का होता है, वेव का नहीं। जो ऊर्जा फॉर्म में होता है उसका मोमेंटम नहीं, मोमेंटम हमेशा पार्टिकल का होता है जिसका मास होता है। तो जब मोमेंटम है तो यहाँ देखिए ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएट हैं, तो उसका वेवलेंथ भी होगा, यानी कि मोमेंटम भी होगा तो वेवलेंथ होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों फॉर्म बता रहा है, वेव लेंथ भी बता रहा है, उस पार्टिकल का मोमेंटम भी बता रहा है। इसका मतलब अगर पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास मोमेंटम भी होता है और उसके साथ एक वेव भी एसोसिएट होती है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा h/p हो सकती है या होती है, ठीक है। उसके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उसके पास एक मोमेंटम भी होता है, ठीक है। तो यह डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है ना। यही जो है डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हैं, P है तो लैम्डा भी है, और दोनों गायब नहीं किए जा सकते, तो ये फार्मूला का मतलब ही नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये उनका जो है कथन था, और उन्होंने जिस वेव को एसोसिएट किया है कण के साथ, उसे हम लोग द्रव्य तरंग या डी ब्रॉगली तरंग कहते हैं, और उसकी वेवलेंथ को डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, जिसको इस तरह से रिलेट किया जाता है। इसका वेवलेंथ है h/p, ये प्लांक नियतांक है, ये उसकी तरंगदैर्घ्य है, और ये उसका मोमेंटम है पार्टिकल का, ठीक है ना।
तो गतिमान पार्टिकल के का मोमेंटम होता है और उसके साथ वेव भी एसोसिएटेड होती है। ये कथन कहना था डी ब्रॉगली का। ठीक है ना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ठीक, चलिए ओके, मिटा दें इसको। हाइपोथेसिस कब दी थी इन्होंने? परिकल्पना 1924। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि यदि कुछ इसमें और मॉडिफाई करते हैं कि यदि कण की गतिज ऊर्जा, यदि कण की जो गतिज ऊर्जा क्या हो, ई के हो, तो मास m है ही है, v है ही है, तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी 12mv²। ई के बराबर क्या होगी, क्या होगी। अब क्या करिए, यहाँ पे m से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा ई की बराबर 12m²v²m। और जाहिर सी बात है इसे क्या लिख सकते हैं, p²। इसे लिख सकते हैं p²/2m, क्योंकि p=mv। ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो p बराबर हो जाएगा √2m e के। तो यहां से उसकी वेवलेंथ हो जाएगी h/√2m e के। तो इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करते हैं उसकी वेवलेंथ निकालने के। ठीक, अब हम इस फार्मूले के आधार पे इलेक्ट्रॉन, गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक निकालेंगे। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि गतिमान इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग की तरंगदैर्घ्य का व्यंजक, दैर्घ्य का व्यंजक। अब जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका विराम द्रव्यमान m0 हो या m हो, सीधे सीधे m0 या m हो। यदि इलेक्ट्रॉन जिसका विराम द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन है ना जिसका विराम द्रव्यमान m हो, है ना, हो, और इसे v विभवांतर से जो है v विभवांतर से त्वरित किया जाता है। क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है। तो इसके द्वारा अर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी, EB होगी। E उसका इलेक्ट्रॉन का आवेश। यदि इलेक्ट्रॉन जिसका द्रव्यमान m हो, इसे v विभवांतर से त्वरित क्या किया जाता है, त्वरित करने पर मान लेते हैं कि इसका वेग 0 से बढ़कर v हो जाता है, तो इसका वेग 0 से बढ़कर v हो जाता है। तो जानते हैं कि 12mv² क्या होगा, EB। कण द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी, यही गतिज ऊर्जा, और ये किसके बराबर होती है, इसके बराबर। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब यहाँ E की वैल्यू अगर रख देंगे तो ये जो है जूल में आ जाएगा। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मतलब होता है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा कहा जाता है ना।
तो अगर v विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होती है, EV होती है। पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, EV, E वही QV होती है, हालांकि Q के जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश क्या होता है, E होता है। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू अगर हम देखें तो इसके लिए क्या हो जाएगी, 2EV/m। ठीक, अब इसको मिटा दें, यही आएगा असल में। यहाँ ये फार्मूला हमने इसलिए बता दिया कि इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक, तो आप तरंग दैर्घ्य जानते हैं, उससे एसोसिएटेड तरंग दैर्घ्य हो जाएगी mv। तो यहाँ से h और v की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, और m को अंदर लाएंगे तो एक m कट जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। m अगर इसके अंदर आएंगे तो m स्क्वायर और एक m इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2mev। ठीक, जैसे किसी भी क्वांटिटी को अगर स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं, रूट के अंदर ले जाते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है ना। जैसे हम m को क्या लिख सकते हैं, √m², बात एक ही है। ठीक, ठीक, और यहाँ पे अगर सारी चीज की वैल्यू रखें, h की, और कहने का मतलब है m की, e की, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो इलेक्ट्रॉन एंगस्ट्रॉम में 27√v एंगस्ट्रॉम आता है। अगर हम उसका रेस्ट मास रखें 9.1 गुणे 10⁻31 और E की वैल्यू रखें 1.6 गुणे 10⁻19 और V का वैल्यू नहीं रखें और H की वैल्यू रखें 6.6 गुणे 10⁻24 जूल सेकेंड, तो ये निकल के आता है 12.27 √v एंगस्ट्रॉम। ठीक है, √v एंगस्ट्रॉम आता है। तो ये एंगस्ट्रॉम में उस कण जो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है ना, इस तरह से v की वैल्यू रख करके हम उसके एसोसिएटेड तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, ऐसा है कि जो हम कहते हैं कि हर पार्टिकल जब मूव करता है तो वो वेव होता है उसके साथ, लेकिन हम जैसे अगर दौड़ रहे होते हैं बहुत, तो हमारे साथ वेव एसोसिएटेड जो होती है वो दिखती नहीं है। तो इसलिए नहीं दिखती है कि हमारा जो मास होता है, अगर इसमें हम रखें, जो हमने वैल्यू निकाला है, ये जो हमारा आया था h/mv, ये मेन फार्मूला, तो स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से दौड़ रहे हैं, हमारा कुछ मास होगा और h की वैल्यू रखेंगे तो ये लैम्डा की वैल्यू इतना कम आती है, इतना कम आती है कि वो मेजरेबल नहीं होती, यानी दिखाई नहीं देती हमको, है ना। वो क्या होती है, मेजरेबल नहीं होती है, वो दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो ये जो मेजरेबल होती है बहुत हल्के पार्टिकल के लिए होती है, कह लीजिए इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी कि जिसका मास बहुत कम होता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए होती है मेजरेबल, क्योंकि इसका जो मास होता है बहुत ही कम। तो छोटे पार्टिकल जो हल्के, जिनका मास बहुत कम होता है, उसके लिए मेजरेबल क्वांटिटी आ जाती है, एंगस्ट्रॉम में आ जाती है, जिसको मेजर किया जा सकता है, तो उसके साथ दिखाई देती है। तो यानी कि क्वांटम स्टेट पर ये वैल्यूएबल होती है, ऐसे बड़े मास के लिए, है ना, ये वैल्यूएबल नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब मेजरेबल वेवलेंथ नहीं होती, एसोसिएटेड होती है लेकिन उसे हम मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हम जो है बड़ी बड़ी बॉडी जो होती है वो मूव करती हैं तो उसके साथ वेव एसोसिएशन दिखाई नहीं देता है, उसे मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसकी वैल्यू बहुत ही कम आती है। ठीक है,
आप मेज़र करके भी देख सकते हैं। तो ये है आपका जो है फार्मूला। इसका इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल में, और एक जगह भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे जब डेविसन और जर्मर के एक्सपेरिमेंट द्वारा ये इसके हाइपोथेसिस को प्रूफ किया जाता है कि हाँ, मूवमेंट जो पार्टिकल जो मूव करते हैं वो एज ए वेव नेचर उनका होता है, वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं, क्योंकि वो डिफ्रैक्शन वाला गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न उसे प्राप्त होता है। तो उससे ये साबित होता है कि मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। अगर वो वेव की तरह व्यवहार नहीं करता तो डिफ्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि डिफ्रैक्शन जो चीज़ प्रदर्शित करता है, व्यतिकरण की घटना प्रदर्शित करता है, तो वो कहाँ से, किस नेचर से ये सारी चीज़ें आती हैं। जब हम किसी चीज़ को वेव मान लेते हैं, चाहे लाइट हो चाहे पार्टिकल हो, जब वो वेव होगा तभी वो तरह का डिफ्रैक्शन, क्योंकि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं लाइट को वेव मान करके डिफ्रैक्शन व्यतिकरण की घटनाएं पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए, अब कुछ चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, थोड़ा सा से बात करते हैं। चलिए, तो आप चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्य तरंगों के गुण क्या होते हैं, है ना। द्रव्य तरंगों के गुण। ठीक, तो इसके फार्मूले से ही द्रव्य तरंगों का गुण हम लोग देखा जाएगा, जो लैम्डा बराबर है h/mv। अब यहीं से हम लोग देखा जाएगा इसके गुण। ये कांस्टेंट है, ये तीनों चीज वेरिएबल है। तो यहाँ पे अगर हम v को कांस्टेंट मान लें और m की बात करें, तो पहले केस में ये हो सकता है कि m प्रोपोर्शनल होता 1/n, लैम्डा प्रोपोर्शनल होता 1/n। यानी कहने का मतलब है कि और हल्का कण होगा तो उसके साथ तरंग दैर्घ्य जो जुड़ी होगी वो मेजरेबल होगी, यानी कि बड़ी होगी, जो मतलब आप देख सकते हो उसको। अगर यही कण बड़ा होगा, भारी होगा, तो ये इतनी छोटी होगी कि आप मेजर नहीं कर सकते उसको। तो इसीलिए से बिग ऑब्जेक्ट के साथ अगर मूव करते हैं तो वेव एसोसिएटेड होती होगी, लेकिन इतनी छोटी होती होगी कि आप उसे मेजर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हल्के कण के साथ ही, मतलब यहां लिख सकते हैं कि अर्थात हल्के कण के साथ ही दी ब्रोगली या द्रव्य तरंगे बड़ी होती हैं। यानी कहने का मतलब है कि मापने योग्य होती हैं, यानी कि मापने योग्य होती है। ठीक है, दूसरी बात करें, अगर यम को फिक्स कर दें तो यहां पर ये बात देखा जाए v। और एक चीज ये है
कि अगर यहाँ देखा जाए कि v को अगर हम लोग मान लेते हैं 0, अगर स्थिर तो लैम्डा इनफाइनाइट, मतलब ऐसी कोई चीज़ संभव नहीं है ना। दूसरी चीज़ है कि अगर v को रख दें इनफाइनाइट तो लैम्डा आ जाता है 0। ये दोनों कंडीशन है, सीमा है, यानी कि v की वैल्यू इनफाइनाइट और 0 नहीं हो सकती। यानी कण की जो स्पीड है ना 0 होगी ना इनफाइनाइट होनी चाहिए, इनके बीच ही स्पीड में उसके साथ तरंग एसोसिएट होती है। अर्थात अगर कोई हल्का कण कम वेग से गतिमान होता है तो ही उस तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। अर्थात हल्के और सीमित वेग से गतिमान कण के साथ संबद्ध तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। अर्थात संबद्ध तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य बड़ी होती है। तरंग की तरंग दैर्घ्य लंबाई यानी बड़ी होती है, मतलब मेजरेबल होती है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि सीमित चाल से चलेगा ही तो उसके साथ तरंग एसोसिएट होगी। अगर चाल 0 होगी, स्थिर है, तो नहीं होगी। अगर वो इस फाइनाइट वेग से होगी तब भी उसके साथ तरंग एसोसिएट नहीं होगी। अगर कण सीमित चाल से चलता है तो ही उसके साथ वेव एसोसिएट हो सकती है, जैसा आपने ऊपर देख लिया। ठीक है। तीसरी बात ये लिखेंगे कि गतिमान कण की जो तरंग दैर्घ्य होता वो आवेश पर निर्भर नहीं करती, कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती। गतिमान कण की तरंग दैर्घ्य जो है कण के आवेश पर निर्भर नहीं करती, मतलब इलेक्ट्रॉन उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इसके फार्मूले में कहीं आवेश नहीं आया उसका। ठीक है ना। द्रव्य भी एक साथ एक ही गुण प्रदर्शित करता है। चौथी बात अगर लिखें तो द्रव्य भी एक साथ एक ही गुण प्रदर्शित करता है, चाहे वेग गुण चाहे तरंग गुण, या तो तरंग या तो कण, है ना। या तो तरंग या तो कण, एक साथ दोनों नहीं। और माध्यम की बात करें तो अलग अलग माध्यम में तरंग दैर्घ्य की क्या होती, अलग अलग होती है। पांचवी बात करें तो कहने का मतलब अलग अलग माध्यम में कण से संबद्ध तरंग की तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। तरंग की तरंग दैर्घ्य भी क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है ना। जैसे कि लाइट की जो तरंग दैर्घ्य होती है वेव नेचर में अलग अलग माध्यमों की अलग अलग, उसी तरह इसकी भी होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग, है ना। ऐसा नहीं है कि पानी में अगर कोई चीज मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड तरंग की तरंग दैर्घ्य, और वायु में कोई कण मूव कर रहा है तो उससे जुड़ी हुई तरंग की तरंग दैर्घ्य समान होगी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब दोनों भिन्न भिन्न होगी, चाहे पार्टिकल क्यों ना एक ही हो। ठीक है। तो ये इससे रिलेटेड कुछ गुण थे। ठीक, ये चीजें आप याद रखिए कि ये दोनों, है ना, ये कम हो और ये सीमित हो तभी लैम्डा मेजरेबल होगा, वरना नहीं। अगर ये 0 है तो भी नहीं एसोसिएट वेव होगी कण के साथ, अगर इनफाइनाइट हो तब भी उससे एसोसिएटेड नहीं होगी, क्योंकि इसको बी 0 रहने पे इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट का मतलब ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है।
और जब वेलोसिटी इनफाइनाइट कर दें तो तरंग दैर्ध्य ऑलरेडी 0 होती है, तब भी तरंग उससे एसोसिएट नहीं होती है। ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग और इसे हम मिटा दें। अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज और पढ़ेंगे, ब्रैग्स इक्वेशन। हालांकि इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन ब्रैग इक्वेशन का फार्मूला और इसका आइडिया हम लोग इस्तेमाल करेंगे जब हम ये प्रूफ करेंगे, डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट, जब हम ये प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है, मतलब जुड़ी होती है, मतलब उसके अस्तित्व को हम लोग जब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करेंगे, डेविसन जो प्रूफ किया गया है डेविसन और जर्मर के द्वारा, तो हम थोड़ा सा ब्रैग इक्वेशन का हेल्प लेंगे। तो उसके लिए ही हम जो है इंट्रोडक्शन के रूप में ब्रैग इक्वेशन को बता रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो ये था सिंपली हाइपोथेसिस, उनका कथन था। और फोटॉन के लिए जो फार्मूला आया था वेवलेंथ का, उसी के आधार पर इसका भी फार्मूला आया। ठीक है ना। तो हम इलेक्ट्रॉन के लिए भी हम वेवलेंथ का फार्मूला निकालें, इसका और ब्रैग इक्वेशन का, इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जब देंगे, है ना। वो भी बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा। अक्सर पूछा भी जाता है कि जो डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य है उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है, उसके अस्तित्व का प्रायोगिक प्रदर्शन, यानी डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग। ठीक है। चलिए, तो हम अब हेडिंग डालेंगे ब्रैग्स इक्वेशन, है ना, जिस ब्रैग्स इक्वेशन। ब्रैग्स समीकरण, ब्रैग्स वैज्ञानिक का नाम है ना, ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग्स समीकरण। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है ना, ब्रैग्स। असल में जो ब्रैग्स इक्वेशन है वो जो सॉलिड होता है, मतलब ठोस के अंदर अणुओं का जो अरेंजमेंट होता है, मतलब ठोस के अंदर जो अणु होते हैं, उसकी रेडियस मापने के लिए इक्वेशन, है ना, बनाया गया है। यानी कि कहने का मतलब है कि जो उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, कोई भी ठोस मतलब क्रिस्टल ठोस जो होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब ऐसे जिनका परमाणुओं का, अणुओं का जो अरेंजमेंट रेगुलर होता है, रेगुलर अरेंजमेंट उनका होता है, यानी कि एक क्रम में उनके अणु परमाणु जो है व्यवस्थित होते हैं, उनके अणुओं के बीच की एक निश्चित दूरी होती है, और उनमें जो है जो उनके अणुओं का जो जाल होता है, जिसको लैटिस कहा जाता है, उनके बीच एक फिक्स डिस्टेंस होती है। ठीक है ना। तो असल में जो ब्रैग इक्वेशन है वो जो अणुओं के बीच की गैपिंग होती है, जो लेयर्स होती हैं, इनकी अपनी एक लेयर्स होती है, उन दो लेयरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे नापने के लिए ही ब्रैग इक्वेशन आया। तो वो हम अगर नाप लेते हैं तो इसलिए किसी भी हम मॉलिक्यूल का, एटम्स का, अणु का हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रैग्स इक्वेशन के लिए किसी सॉलिड पर मतलब है कि वो कैलकुलेट करने के लिए, मतलब किसी
सॉलिड के भीतर जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु परमाणु होते हैं, उनके रेडियस को मापने के लिए इक्वेशन हेल्पफुल होता है। ठीक है ना। तो उसके लिए एक सॉलिड लिया जाता है, और सॉलिड का मतलब होता है जिसमें अणु परमाणु जो होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, है ना। यानी कि उनका जो मतलब बनावट होता है वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में, और इन अणुओं के बीच की दूरी जो होती है वो फिक्स होती है। नहीं, ऐसा नहीं कि दो अणुओं के बीच की दूरी कुछ और है फिर अगले दो अणुओं के बीच की दूरी कुछ है, डिस्टर्ब नहीं होते। एक रेगुलर अरेंजमेंट, एक क्रमबद्ध संयोजन होता है परमाणुओं का सॉलिड के अंदर। ठीक है ना। तो सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, उसकी रेडियस, उनके लेयर्स के बीच की डिस्टेंस को बताने के लिए ही ब्रैग्स इक्वेशन हेल्पफुल होता है। और इसके लिए हम ऐसे रेस का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम जैसे जिसकी वेवलेंथ बहुत क्या नाम हो, छोटी हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो। फ्रीक्वेंसी क्या हो, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी हाई हो कि वो सॉलिड के अंदर पेनेट्रेट हो जाए, मतलब चुभ जाए, इसके अंदर घुस जाए, प्रवेश कर जाए अधिक गहराइयों तक। मतलब है कि जो सॉलिड है उसके अंदर तक, उसके कई लेयरों तक चला जाए। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग उसके लिए एक्सरेज लेते हैं। एक्सरेज हालांकि किरण होती है, लाइट फॉर्म में होती है, और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न भी शो करती है। तो हम इसका इस्तेमाल वहाँ भी करेंगे इस इक्वेशन का, क्योंकि एक्सरेज क्या है, वो डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती है, और वो किसी सॉलिड से अंदर जाती है और उससे बाहर आती है तो डिफ्रैक्शन शो करती है ना। तो कहने का मतलब है इसका इस्तेमाल हम वहाँ भी करेंगे कि एक हम ऐसा सॉलिड लेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बीम गिराएंगे और फिर उससे इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट होकर आएगा, और उसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उससे ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बिल्कुल ऐसा आएगा जैसे कि कोई डिफ्रैक्शन पैटर्न हो। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जब कोई चीज़ जो चल रहा हो वेव की तरह व्यवहार करता हो। तो वहाँ पे हम ब्रैग इक्वेशन की सहायता से एक वेवलेंथ निकालेंगे उसकी, और एक जो हाइपोथेसिस था उनका डी ब्रॉगली का, उसके फार्मूले से वेवलेंथ निकालेंगे इलेक्ट्रॉन का, दोनों देखेंगे सेम मैच करेंगे, तो इससे वो पुष्टि हो जाती है कि मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड है वेव है। तो ब्रैग इक्वेशन क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो चलिए, क्या है कि हम मान लेते हैं कोई सॉलिड है जिसके मॉलिक्यूल या एटम्स कह लीजिए का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है। मैं उसको बताता हूँ कि ये कुछ इस तरह से उसकी लेयर है एटम्स की, है ना। और ये पॉइंट जो है हालांकि एटम्स का सेंटर बताएगा, मतलब उसका न्यूक्लियस बताएगा, है ना। इस तरह से अरेंजमेंट है। और एक लेयर मैं और बनाता हूँ, ये लेयर है, एक लेयर और बना देता हूँ। तो ये एटम्स की 3 लेयर हैं किसी सॉलिड के अंदर, और ये उसकी क्या बता रहे हैं, सेंटर पोजीशन, मतलब न्यूक्लियस को बता रहे हैं। ठीक है ना। जैसे कि ये 2 एटम्स हैं मान लीजिए का सेंटर, तो एक को ऐसा है और दूसरा जो है इस तरह का है। तो अगर हम किसी तरह से इनके सेंटर के बीच की दूरी, जिसको हम लोग अगर डी मान लेते हैं, अगर कैलकुलेट कर लें तो इसकी रेडियस हमें पता हो जाएगी, आर हो जाएगा d/2। तो हालांकि इसी के लिए ब्रैग इक्वेशन आया, तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे आगे, उसको भी बताएंगे। ठीक है। तो r = d/2 हो जाएगा। ठीक है। तो इस सॉलिड स्ट्रक्चर को जानने के लिए ही ब्रैग इक्वेशन आया है। ठीक है ना। तो ये जो है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सरेज क्यों लेते हैं, जानते हैं कि एक्सरेज का खोज रोंटगन ने किया था। इसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक होती है, यानी कि आवृत्ति अधिक होती है, आवृत्ति अधिक तथा तरंग दैर्घ्य कम होती है।
तरंग दैर्ध्य कम होती है ना, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती है, इसकी भेदन क्षमता अधिक होती, भेदन क्षमता अधिक होती। तो जैसे हमने इसके ऊपर एक्सरेज गिराए तो हमने क्या किया कि जैसे फर्स्ट रेज आई मान लीजिए ये, और ये ऊपर से ही क्या कर गई, रिफ्लेक्ट हो गई, यानी पहले ही लेयर से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। और एक और एक्सरेज है, मान लीजिए हमने इस पे गिराया, और दूसरी रेज है बाय द वे, वो मान लेते हैं कि एक लेयर अंदर तक अपने पेनिट्रेशन भेदन क्षमता के कारण प्रवेश करी और दूसरी लेयर से वो रिफ्लेक्ट होती है। क्या होती है, दूसरी लेयर से वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और ये दोनों चूंकि इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, क्योंकि दोनों एक्सरेज है, एक वेव ये है और दूसरी वेव ये है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, इससे रिफ्लेक्ट हो करके जब ये जा करके कहीं सुपर इम्पोज होती है तो वो जो पैटर्न बनाएंगी वो डिफ्रैक्शन का पैटर्न बना सकती है, व्यतिकरण होगा, क्योंकि इनके में पाथ डिफरेंस है, क्योंकि सारी चीज सेम है, पाथ में अंतर है। तो वही पाथ डिफरेंस को हम, अगर हमें समपोषी व्यतिकरण लाना है, विनाशी व्यतिकरण लेना है, तो उसी पाथ डिफरेंस को हम उसके समपोषी की कंडीशन जो होती है उसे इक्वेट कर देंगे, विनाशी की जो कंडीशन होती है उसे इक्वेट कर देंगे कि पाथ लेंथ क्या होना चाहिए, लैम्डा का पूर्ण गुणज है समपोषी, लैम्डा का विषम गुणज है विनाशी व्यतिकरण होगा, ठीक है। तो देखिए यहां तक की बात करें, हाँ एक चीज है कि ये जो लेयर के बीच का गैपिंग है ये डी है, ये मान लेते हैं डी है, तो ये जो लेयर के बीच की गैपिंग है ये डी हो जाएगी यहाँ। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे कि इस पे हम लंब परपेंडिकुलर डाल देंगे, इस पे लंब डाल देंगे। तो जैसे अब मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। तो देखिए यहाँ तक तो दोनों रेस बराबर दूरी तय की, और यहाँ से भी दोनों बराबर दूरी तय करी, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से वापस चले गए, लेकिन ये इतना एक्स्ट्रा दूरी तय कर दी। इसका मतलब है कि दोनों के पथों में जो पाथ डिफरेंस हुआ वो BC प्लस CD हुआ, BC प्लस CD हुआ। तो उसी को हम निकाल करके इसके पाथ डिफरेंस को इक्वेट करेंगे कि कौन सा ये व्यतिकरण मतलब बना रही है, डिस्ट्रक्टिव की कंस्ट्रक्टिव, संपोषी की विनाशी व्यतिकरण, उसके पाथ डिफरेंस से इक्वेट करेंगे, ठीक है ना। और जो हम एक्सरेज गिरा रहे हैं उसकी वेवलेंथ नाप करके, और अगर है एंगल गिराने का एंगल अगर पता हो जाए, मान लीजिए ये है, ये जो इसकी लेयर है, ये एक लेयर ये थी और एक लेयर ये है, इसका जो आपतन कोण है जिसको ग्लांस एंगल कहते हैं, यानी वो जो इस लेयर से बनाया गया, मान लीजिए ये थीटा है, जैसे ये थीटा है, तो परावर्तित हो गई तो उतना ही कोण पे परावर्तित भी हो जाएगी, ठीक है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो ठीक, तो ये है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये इस पे लंब है पूरा 90 डिग्री है, तो अगर ये थीटा मान लेते हैं तो ये वाला एंगल जो है ये पूरा इस पे परपेंडिकुलर, तो ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा।
अब चूंकि ये इससे परपेंडिकुलर ये है, ऐसे ये परपेंडिकुलर है जिसको हमने डी कहा है, तो ये 90 माइनस थीटा है और पूरा 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, इतना क्या हो जाएगा थीटा। वही कहानी इधर से भी होगी, ये भी हो जाएगा थीटा। ठीक है, तो अगर हम त्रिभुज एबीसी की बात करें, त्रिभुज एबीसी में, तो अगर हम साइन थीटा की बात करें, त्रिभुज एबीसी में साइन थीटा, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है बीसी बटे कर्ण डी, यानी कि बीसी बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा। ठीक है ना। और उसी तरह से इधर भी हम बात कर लें त्रिभुज एडीसी में, एडीसी में यहाँ पर भी हम अगर देखें साइन थीटा बराबर लंब क्या है सी डी बटे कर्ण क्या है डी, तो इसलिए सी डी बराबर हो जाएगा डी साइन थीटा, दोनों बराबर हो गए। तो जो पथांतर होगा, पथांतर जो है हमें पता है क्या है बी सी प्लस सी डी, तो ये भी है डी साइन थीटा और ये भी है डी साइन थीटा, तो मिलकर क्या हो गया 2d साइन थीटा। ये हमारा मान लेते हैं डेल्टा एक्स पथांतर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये इतना केवल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा। अब चूंकि ये दोनों के बीच भी 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है छोटा वाला, और पूरा मिलाकर के 90 है, तो ये थीटा होगा, तभी तो इसमें जोड़ेंगे तो पूरा 90 आएगा, तो इसका मतलब ये थीटा होना चाहिए। ठीक है, हमें BC और CD का कैलकुलेशन करना था, तो BC प्लस CD आ गया 2d साइन थीटा, तो हमारा जो पथांतर आ गया 2d साइन थीटा आ गया। तो अगर ये पथांतर को इक्वेट कर देंगे n लैम्डा से समपोषी व्यतिकरण के लिए, तो समपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, जो हमारा 2d साइन थीटा है वो होना चाहिए n लैम्डा, जहां n बराबर है 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है ना। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए n बराबर होता n लैम्डा होता है, या इसको कह सकते हैं 2n लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो अब अगर ऑर्डर पहले लेयर की बात, पहले ऑर्डर कहा जाए, यानी अगर n बराबर 1 हो तो 2d बराबर क्या आ जाएगा 2d साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, या उसी को n लैम्डा, यही जो है ब्रैग इक्वेशन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं ब्रैग्स इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न या व्यतिकरण पैटर्न को शो करने का फार्मूला है, और ये जो एक्सरेज होती हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करती हैं। तो यही कंडीशन हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए भी किसी क्रिस्टल पर गिरा करके उससे रेस को परावर्तित कराएंगे, यानी उसकी बीम को रिफ्लेक्ट कराएंगे, जैसे इसके रे को गिरा करके हमने रिफ्लेक्ट करा। हालांकि जो एक्सरेज है विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये वेव नेचर तो ऑलरेडी प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, इसमें वेव नेचर प्रोड्यूस होता है। तो अगर सामने अगर हमको समपोषी व्यतिकरण बनाना है, कंडीशन ढूंढनी है, तो हम 2d पथांतर किससे इक्वेट करेंगे n लैम्डा। ऑलरेडी ये वेव होती है और वेव नेचर प्रोड्यूस भी करती है, डिफ्रैक्शन शो करती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है ना एक्सरेज, तरह से लाइट वेव होती है, तो डिफ्रैक्शन व्यतिकरण सब शो करेंगे। असल में ब्रैग इक्वेशन जो है वो तो असल में ये नापने के लिए है d। अगर हम लैम्डा नाप लें, थीटा नाप लें, तो d ऑलरेडी निकल जाएगा यहाँ पे, और d के वजह से ये हम इसके एटम्स की रेडियस को माप सकते हैं। तो चूंकि ऑलरेडी एक्सरेज डिफ्रैक्शन पैटर्न शो करता है, तो इसी फार्मूले से अगर हम इलेक्ट्रॉन को किसी क्रिस्टल पर गिरा करके इसके फार्मूला वहां लगा करके अगर लैम्डा नाप लें, और जो क्योंकि अगर वो वेव
शो करेगा पैटर्न, तो उसका वेवलेंथ और जो इन्होंने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो दिया था उस फार्मूले से अगर वेवलेंथ निकाल लें किसी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल की, अगर दोनों सेम आएगी तो वो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मूविंग पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती है। ठीक है, तो ब्रैग इक्वेशन ये होता है, इसे कहते हैं हम लोग ब्रैग इक्वेशन। 2d साइन थीटा एन लैम्डा, डी जहाँ है वो एटम्स की जो लेयर होती हैं उनके बीच की दूरी होती है, ठीक ना। और यन जो है वो ऑर्डर है ना, या n की वैल्यू जो ये पूर्णांकों के रूप में लेना है, एक इंटीजर है जहां n एक पूर्णांक ही कह सकते हैं। क्या है? n पूर्णांक है। ठीक, तो n बराबर 1 रखेंगे तो पहली कंडीशन होगी संपोषी व्यतिकरण की, 2 रखेंगे तो दूसरी कंडीशन होगी, 3 रखेंगे तो तीसरी कंडीशन होगी, 4 रखेंगे तो चौथी कंडीशन होगी। ठीक है ना। जो पैटर्न बनेगा वो अलग अलग बनेगा ना, कहीं दीप्त बनेगा, कहीं अदीप्त, कहीं दीप्त, कहीं अदीप्त, इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो उसके लिए हम 1 2 3, तो ये n लैम्डा से इक्वेट करेंगे 1 2 3 तो उसकी पोजीशन आएगी। अगर यही 2n-1 लैम्डा बाई 2 से इक्वेट करेंगे तो विनाशी व्यतिकरण की पोजीशन आएगी। तो मेन हमारा ये था कि ब्रैग इक्वेशन कहाँ से आया, क्या होता है। तो ये होता है असल में ये क्रिस्टल के लेयर के बीच की डिस्टेंस एटम्स की रेडियस नापने के लिए आया है ना। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें एक्सरेज की वेवलेंथ पता हो, है ना। ये संपोषी व्यतिकरण हो विनाशी, किसी में रख करके हम लोग पहले ऑर्डर के लिए अगर n बराबर 1 है तो हम लोग डी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये ग्लांसिंग एंगल जिसको कहते हैं, ये एक तरह से मान लीजिए कि आपतन कोण अगर हमें पता है कि हम कितने कोण पर उसे लेयर से कितने कोण पर, फर्स्ट लेयर से कितने कोण पर गिरा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और आप, मुझे आशा है कि ये चीज़ें जो आज हमने पढ़ाई डिस्कस की ये आपको समझ में आया होगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर करके लोगों को इसके बारे में बता सकता है, ताकि यूपी बोर्ड से पढ़ने वाले अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकते हैं और इसका उपयोग आप आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में कर सकते हैं और अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ और कहना है कि जो भी लोग अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, और अगले वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।